वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं रीट सेकंड लेवल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं अपर्दन। अपर्दन सिंपल से एक हम छोटी क्लासों में थे तब हम पढ़ते आए थे कि अपर्दन के जल के द्वारा मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। ऐसा कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ऐसा है, बट ऐसा भी है कि हम केवल इस बात के लिए कि भाई मिट्टी का कटाव जल के द्वारा इसी को हम अपर्दन कह दें, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम जानेंगे कि अपर्दन है क्या। वास्तव में पहली बात कि अपर्दन है ना, अनाच्छादन का ही एक भाग है। अनाच्छादन हमने पढ़ा था, अपक्षय हमने पढ़ा है। अपक्षय के साथ एक और पार्ट है अनाच्छादन का, वो है अपर्दन। अब अपर्दन की परिभाषा हम लेते हैं कि अपर्दन होता क्या है। परिभाषा है अपक्षय द्वारा। भाई अपक्षय अपक्षय क्या हो? चट्टानों का टूटना। तो अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टान कणों का विभिन्न माध्यम द्वारा परिवहन। टूटे हुए जो चट्टान कण हैं उनका विभिन्न माध्यमों के द्वारा परिवहन क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब जब हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जल के द्वारा मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है, तो वास्तव में ये अपर्दन जल अपर्दन या नदी अपर्दन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल अपर्दन या नदी अपर्दन होता है। लेकिन इस नदी अपर्दन को, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको सामान्य अपर्दन की संकल्पना के रूप में रखा गया है। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल क्वेश्चन आए कि सामान्य अपर्दन किसे कहते हैं, सामान्य अपर्दन किसे कहते हैं, तब आप आंसर देना। क्या आंसर देंगे? तब आप आंसर देना कि सामान्य अपर्दन नदी या जल अपर्दन को कहते हैं। सामान्य अपर्दन नदी या जल अपर्दन को कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अपर्दन की संकल्पना की बात करते हैं कि सबसे पहले अपर्दन की संकल्पना दी किस विद्वान ने थी? तो विलियम मॉरिस डेविस, नाम लिखा है विलियम मॉरिस डेविस। 1899 ईस्वी में विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन की संकल्पना दी थी प्रथम बार। डेविस का कहना है, क्योंकि जब वो स्थल रूपों का अध्ययन कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप आपको नजर आते हैं। कुछ ऊंचे उठे हुए भाग हैं, कुछ अपर्दित भाग हैं, कुछ कटे हुए भाग हैं। ठीक है, कुछ उत्थित भूखंड हैं, कुछ ऐसे भूखंड हैं जिनका आज भी उत्थान हो रहा है, कुछ ऐसे भूखंड हैं जो अवशिष्ट हैं, उनका सिर्फ अपर्दन ही हो रहा है। तो इस संदर्भ में विलियम मॉरिस डेविस ने एक कथन कहा था जिन्हें डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछे कि डेविस के त्रिकूट क्या हैं, तो वो क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। वो कहते हैं कि स्थल रूप, ये जो आप स्थल रूप देखते हैं, पर्वत पठार मैदान, स्थल रूप, संरचना, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था। संरचना का मतलब है कि स्थल रूप बने किनसे हैं? अवसादी चट्टानों से बने हैं कि कठोर चट्टानों से बने हैं या किसी और से बने हैं? तो ये संरचना। प्रक्रम, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया कौन सी गुजरी है, कि वो तापीय अक्षय में के संपर्क में आए हैं या वो जैविक अक्षय के संपर्क में आए हैं, साथ ही वो जैविक रासायनिक अक्षय के संपर्क में आए हैं या रासायनिक अक्षय के संपर्क में आए हैं। साथ ही अवस्था, कितने समय तक उन पर अपर्दन का प्रभाव रहा है या अपक्षय का प्रभाव रहा है। सिंपल सी एक बात है कि एक नदी के बीच में, एक बहती नदी के बीच में एक चट्टान का टुकड़ा आकर गिर जाता है, अभी नया नया टूटा है और आकर गिर गया, तो आज गिरा है और हम कल आके सोचें, कल आके देखें और ये सोचें कि वो 24 घंटे में अपर्दित हो गया होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर्दन के लिए एक लंबी प्रोसेस चाहिए होती है, एक लंबा समय लगता है किसी भी चट्टान के या किसी भी स्थल रूप के अपर्दन होने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो डेविस का त्रिकूट हम किसे कहते हैं? संरचना, प्रक्रम, अवस्था। संरचना, प्रक्रम, अवस्था की स्थल रूप जो होते हैं उनकी जो संरचना है उनके प्रक्रम पर और उनकी अवस्था पर डिपेंड करती है। प्रतिफल मतलब कि रिजल्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेविस। डेविस के त्रिकूट को सबसे अच्छे याद रखना। उसके बाद पेंक क्या कहते हैं?
देखो डेविस जो है वो एक कथन और कहते हैं, डेविस एक कथन और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब स्थल रूप ऊपर उठ चुके होते हैं उसके बाद अपर्दन शुरू होता है। स्थल रूप जैसे हिमालय है, हिमालय पूरा उठ चुके, पूरा बड़ा हो चुके, उसके बाद उसका अपर्दन शुरू हो, ऐसा तो कौन कहते हैं? डेविस कहते हैं। लेकिन क्या डेविस सही कहते हैं? क्या आप सोचो जरा कि नदी बह रही है हिमालय से, नदी इंतजार करेगी क्या कि ये पहले बड़ा हो जाए, ये पहले ऊंचा हो जाए, उसके बाद मैं इसको तसल्ली से काटूंगी, बैठे बैठे बेचारे को बड़ा होने दो, होने दो, होने दो, ऐसा सोचेगी क्या नदी? बिल्कुल नहीं ना। तो अपर्दन और निर्माण दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन डेविस का क्या कहना था? डेविस का ये कहना था कि उत्थान जब हो जाता है तो उत्थान के बाद अपर्दन शुरू होता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपर्दन जो है, अपर्दन ये कब तक होता रहता है? एक क्वेश्चन आता है कि अपर्दन कब तक होता रहता है? तो अपर्दन होता रहता है तब तक जब तक कि कोई स्थल खंड, जो ऊंचा उठा स्थल खंड है, समतल मैदान में ना बदल जाए। कोई ऊपर उठा हुआ भूखंड है, जब तक समतल मैदान में ना बदल जाए तब तक अपर्दन होता रहता है, कंटिन्यू। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंक की। पेंक, पेंक जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक सिद्धांत दिया था, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। इस मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में पेंक ने अपर्दन और उत्थान के संदर्भ में 3 अवस्थाएं बताई थी। एक आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम, आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम, ये जर्मन भाषा है, तो इसका अर्थ होता है घटती दर, सॉरी उठती दर से विकास। यानी जो क्या होता है, इस आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम में अपर्दन की 3 अवस्थाएं हैं। आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम में क्या होता है कि अपर्दन कम होता है, अपर्दन कम होता है और स्थलखंड अधिक ऊंचा उठते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। स्थलखंड अधिक ऊंचा उठते हैं और अपर्दन कम होता है। किस अवस्था में? आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम वाली अवस्था में। सेकंड होता है ग्लीक फर्मिंग इंटी वक्लुम, ग्लीक फर्मिंग इंटी वक्लुम। इसमें होता है समान दर से विकास होता है, मतलब ऐसा होता है कि जितनी तेजी से ऊपर उठते हैं उतनी ही तेजी से उनका अपर्दन भी होता है। तो ये मध्यम अवस्था है अपर्दन की, ग्रीक फर्मिंग इंटी वक्लुम। थर्ड है आबस्ती जिंडे इंटी वक्लुम। आबस्ती जिंडे इंटी वक्लुम में क्या होता है कि स्थलखंड ऊपर उठ चुका होता है, स्थलखंड ऊपर उठ चुका होता है, ठीक है, और अपर्दन शुरू होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि स्थलखंड जितना उठना होता है उठ चुका होता है, अब उत्थान नहीं हो रहा है और सिर्फ क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे घटती दर से विकास होता है, या यूं कहो कि विकास खत्म हो जाता है और सिर्फ अपर्दन ही रहता है। ये ध्यान रखना है। मैं तीनों को दोबारा से बता देता हूं। एक होता है आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम, आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम। आफस्ती जिंडे इंटी वक्लुम का अर्थ होता है कि ऐसी इस प्रकार की अपर्दन की अवस्था में स्थलखंड का उत्थान तेज गति से हो रहा होता है और अपर्दन धीमी गति से हो रहा। इस वजह से इस अवस्था में स्थलखंड अधिक ऊंचे होते हैं। गलीक फर्मिंग इंटी वक्लुम, इस अवस्था में उत्थान और अपर्दन समान दर से होता है, तो ना तो वो अधिक बढ़ पाता है ना ही घट पाता है, घटता भी नहीं है क्योंकि अपर्दन भी सेम है, सेम स्पीड है और उत्थान भी सेम स्पीड है। जितना उत्थान होता है उतना ही अपर्दन भी हो जाता है, तो स्थलखंड नीचे डाउन भी नहीं हो पाते हैं और ऊपर उठ भी नहीं पाते। एक है आबस्ती जिंडे इंटी वक्लुम। इस अवस्था में क्या होता है कि अपर्दन की दर अधिक होती है और उत्थान समाप्त हो जाता है। उत्थान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। स्थलखंड को जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका, अब स्थलखंड फिर से नहीं बढ़ेगा, अब सिर्फ क्या होगा? उसमें अपर्दन ही होगा। तो ये
घटती दर है, मतलब अपर्दन की घटती दर है ये। इसमें घटती अपर्दन की क्या, सॉरी, विकास की घटती दर है। इस स्थिति में सिर्फ अपर्दन ही होता है, स्थलखंड धीमे 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 अपर्दित होते हुए समतल मैदान में बदल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात हो गई पेंक के अपर्दन की और डेविस के त्रिकूट की। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अपर्दन के प्रकार, विशेषकर जो जल द्वारा अपर्दन होता है उसके ये प्रकार हैं, बाकी विशेष कोई प्रकार नहीं आते हैं। अपने लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शो किया। गलीय अपर्दन बहुत आसान है। गलीय अपर्दन जब, ध्यान से सुनना, गलीय अपर्दन जब नदी मिट्टी को गहराई से बड़ी बड़ी नालिकाएं, कंदराएं, बीहड़ बनाते हुए अपर्दित करे तो उसको कहते हैं गलीय अपर्दन। हमारे राजस्थान में चंबल नदी गलीय अपर्दन करती है और पूरे भारत में बीहड़ बनाने के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। सतही अपर्दन, सतही अपर्दन को किसान की मृत्यु भी कहते हैं। सतही अपर्दन को किसान की मृत्यु भी कहते हैं। सतही अपर्दन में क्या होता है कि ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको पानी अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, तो सतही अपर्दन कहलाता है। तो इसको किसान की मृत्यु कहते हैं क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। रिल अपर्दन एक्चुअल में गलीय अपर्दन का एक छोटा प्रकार है। गलीय अपर्दन में बड़ी बड़ी नालिकाएं या यूं कहो बड़े बड़े नाले, कंदराएं बन जाती हैं। और रिल अपर्दन में जब छोटी छोटी नालिकाओं में अपर्दन हो तो उसको हम रिल अपर्दन कहते हैं। फिर एक होता है आसफाल अपर्दन। आसफाल, आसफाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। स्प्लैश का अर्थ होता है टपकना, स्प्लैश का अर्थ होता है टपकना, टपक टपक, छपक छपक। मतलब कि आसफाल अपर्दन होगा जैसे मान लो कि पेड़ पर बारिश हो रही है ना, पेड़ पर बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें पत्ती पर, पेड़ की पत्ती पर गिर रही हैं और पत्ती से पानी टपक 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 नीचे गिर रहा है जमीन पर और जमीन को अपर्दित कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं आसफाल अपर्दन। क्या कहेंगे हम उसको? आसफाल अपर्दन। ठीक है, ये क्या है? अपर्दन का एक सामान्य स्वरूप है। अब हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, हम पढ़ेंगे नदी अपर्दन, हम पढ़ेंगे हिमानी अपर्दन, हिमनद अपर्दन एक ही बात है, हम पढ़ेंगे पवन अपर्दन। ठीक है, सागरीय तरंगे भी अपर्दन करती हैं। जैसे अपर्दन के मुख्य माध्यम मैंने लिखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पवन है, जल है, हिमनद है, भूगर्भिक जल है और सागरीय जल होता है। ठीक है, ये अपर्दन के विभिन्न माध्यम होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हमारे लिए जो रीट के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें पवन अपर्दन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है हमारे पास जल अपर्दन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनको आप अच्छे से याद रखना, कंठस्थ करके रखना। ठीक है, हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इस पवन अपर्दन के बारे में, बहुत इजी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो आप कंटिन्यू साथ बने रहना, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पवन अपर्दन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।